हर संस्था की एक दीर्घकालीन दृष्टि होती है जो उसके भविष्य की दिशा तय करती है। क्या प्रताप गौरव केंद्र केवल इतिहास दिखाता है या चरित्र का निर्माण भी करता है? 4 दूतों के माध्यम से अकबर ने संधि के प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने देश की संप्रभुता के साथ कोई सौदा नहीं किया। जी यह बिल्कुल। उनकी पहली बात थी। सर, जब भी स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्रनिष्ठा की बात होती है तो महाराणा प्रताप जी का नाम स्वतः ही मन में आ जाता है। सर, तो महाराणा प्रताप की नेतृत्व शैली से आज के राजनेता, प्रशासक और युवा क्या सीख सकते हैं? तो क्या हल्दीघाटी का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक युद्ध था या यह स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अडिग विचारधारा की घोषणा थी? आज के इस विशेष एपिसोड की शुरुआत एक अद्भुत और प्रेरणादायक सहयोग से करना चाहूंगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के 57 वर्ष मातृभूमि, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए समर्पित किए। उनका जीवन 57 वर्ष का था, लेकिन उनके आदर्श और उनका संघर्ष सदियों से करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता आ रहा है। और यह हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि महाराणा प्रताप के जीवन, विचारों और उनके अमर योगदान पर आधारित यह द संदीप शो के 57वें एपिसोड में हो रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने शिक्षा, इतिहास संरक्षण, स्वदेशी विचार और सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्मृति गौरव केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष, पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी के आयोजन एवं नियंत्रण समूह के अध्यक्ष। इनकी पहचान केवल एक शिक्षाविद या संगठनकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे चिंतक के रूप में भी है जो इतिहास को वर्तमान से जोड़कर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी करते हैं। महाराणा प्रताप के आदर्शों, भारतीय संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था और समाज जीवन से जुड़े विषयों पर इनकी गहरी समझ और स्पष्ट दृष्टि रही है। आज की इस विशेष बातचीत में हम जानेंगे इनके जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव, प्रताप गौरव केंद्र के निर्माण की कहानी, महाराणा प्रताप के जीवन से मिलने वाली सीख और एक सफल तथा सार्थक जीवन के सूत्र। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तियों की जीवन की यात्रा, अनुभव और विचार सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को नई ऊंचाई दे सके और जीवन में कुछ बेहतर करने की प्रेरणा दे सके, तो आप हमारे चैनल द संदीप शो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। द संदीप शो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, शुरुआत वहीं से करते हैं, आपके सामाजिक जीवन से। सर, इतने लंबे सामाजिक जीवन में कौन से अनुभवों ने आपके विचारों और दृष्टिकोणों को सबसे अधिक आकार दिया सर? मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में विभिन्न अवसरों पर देश के सामने जो अलग प्रकार की चुनौतियां रही या विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेश में परिवर्तन दिखाई दिए, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। जैसे उदाहरण के लिए मैं देखूं, जिस समय 1991 में देश में विदेशी निवेश और विदेशी वस्तुओं के आयात को बढ़ावा दिया जाने लगा, तो उस समय फिर आर्थिक विषय मुझे प्रभावित करने लगे और मुझे लगा कि यह देश में अचानक कितना आयात खुले करना, जिससे देश का विदेश व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। देश में विदेशी निवेश अधिक आने से देश का उद्योग, व्यापार, वाणिज्य विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। और आज हम देखते हैं कि देश का लगभग 3/4 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक तरह से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में। तो इसलिए 91 के दौर में आर्थिक सुधारों का वह जो चला था उस समय रहा। उसके पूर्व के काल में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हमारे इतिहास में जो महाराणा प्रताप, या हम देखें बापा रावल से लेके और मेवाड़ के इतिहास में जो विभिन्न महापुरुष हुए हैं, उन सब के इतिहास ने भी मुझे जीवन में बहुत प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त देश में हम देखें तो हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है और भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र होने से हमारा प्राचीन वाङ्मय, अर्थात हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, इनमें जो अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। तो जब जब भी हम अध्ययन करते थे, अपना चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ते थे, या तो उस समय जब दिखाई देता था कि जो बातें आज हम अध्ययन कर रहे हैं उनके बहुत सारे संदर्भ हमारे प्राचीन वाङ्मय में मिल जाते हैं। इस प्रकार से मेरे जीवन को कई प्रकार के साहित्य और कई प्रकार की घटनाओं ने प्रभावित किया। जी हाँ सर, आप प्रताप गौरव केंद्र के अध्यक्ष हैं, तो सर हम वहाँ पे भी अपन चर्चा करना चाहेंगे। तो सर, प्रताप गौरव केंद्र स्थापित करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? जी, प्रताप गौरव केंद्र का संचालन किया जाता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति, और एक प्रकार से महाराणा प्रताप का
देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए जो योगदान रहा है और उसको युवा पीढ़ी में सामने लाने के लिए, और एक ये कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप देश की संप्रभुता, देश, समाज और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, तो उस दृष्टि से युवा पीढ़ी में महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा बने और लोगों को उससे प्रेरणा मिले, इसलिए प्रताप गौरव केंद्र के अंतर्गत हमने महाराणा प्रताप के विभिन्न जो देश की रक्षा और देश में धर्म, समाज और इतिहास की रक्षा के लिए जो योगदान दिए गए, उनके ऊपर हमारा बल रहा। जी सर। किसी भी बड़े और ऐतिहासिक प्रकल्प के पीछे वर्षों की मेहनत और अनेक चुनौतियां होती हैं, तो इस केंद्र के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही सर? वैसे मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती कुछ नहीं थी। जब यह तय किया गया, संकल्प लिया गया कि महाराणा प्रताप आज के हमारे युवा की प्रेरणा बने और उससे लोगों में देशभक्ति का भाव जागृत हो, इस दृष्टि से प्रताप गौरव केंद्र की जो योजना की गई, तो बड़ी चुनौती नहीं, यूँ देखें तो इसके निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती जो भूभाग हमको मिला वो बहुत ऊपर नीचे, आपने देखा होगा, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो इसमें हमको सारी रचना योजना करने में बहुत अधिक कई प्रकार के विकल्पों पे बात की, और आज भी ऐसा लगता है कि हमारा परिसर दो भागों में बटा हुआ है। एक ही साथ अगर होता, मुझे लगता है कि जो पर्यटक देखने के लिए आते हैं उनको एक ही परिसर में सारा वे हमारा देख सकते थे। जी सर, इस केंद्र का कौन सा भाग आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक प्रभावित और प्रेरित करता है? इससे में सबसे अधिक मुझे जो दृश्य प्रभावित करता है वह है जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर आक्रमण किया था। एक प्रकार से मानसिंह मुगल सेना के बीच में अपने हाथी पर थे, और जब प्रताप ने मानसिंह को वहां देखा तो वे एकदम मुगल सेना को चीरते हुए उस सेना के बीच में गए और उनके घोड़े चेटक ने मानसिंह के हाथी के मस्तक पे अपने पैर टिका दिए, और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से भरपूर वार औंधे पर मानसिंह पर किया। यह तो मानसिंह अंदर दुबक गया और उनके दुबक जाने से उनका महावत मारा गया और वे उनके प्राण बच गए। तो एक प्रकार से इतनी शौर्यपूर्वक और इतने साहसपूर्वक शत्रु सेना के बीच में जाकर और उसके सेनापति के ऊपर ऐसा सीधा आक्रमण करना, यह जो है मुझे लगता है इस पूरे प्रताप गौरव केंद्र में वह दृश्य एक बहुत ही अधिक प्रेरणादायी बनता है। हर संस्था की एक दीर्घकालीन दृष्टि होती है जो उसके भविष्य की दिशा तय करती है। क्या प्रताप गौरव केंद्र केवल इतिहास दिखाता है या चरित्र का निर्माण भी करता है? नहीं, देखिए, इसका नाम ही राष्ट्रीय तीर्थ है, यानी कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सबसे आवश्यक है देशभक्ति। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में, आबाल वृद्ध हर एक में देशभक्ति का भाव जागृत हो, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की जो भावना प्रेरित हो, और इसलिए महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व जो है निश्चित रूप से व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति का भाव स्थापित करता है। दूसरा, एक विमर्श की महत्वपूर्ण हो जाता है। इतिहासकारों ने कर दिया मानो भारत का इतिहास मुगल इतिहास हो, लेकिन अगर हम मुगल जैनिथ का काल देखें तो 1556 में अकबर के शासन से लेकर और 1707 औरंगजेब के समय, ये 150 वर्षों से अधिक कभी भी मुगल प्रभाव देश के इतिहास पर नहीं रहा। और उस समय भी आप देखिए, अकबर के भी प्रारंभिक काल में चंद्रसेन जी जो मारवाड़ के राजा थे, उन्होंने भी कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, यहाँ महाराणा प्रताप ने नहीं की। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि निश्चित रूप से यह आम युवा को अपना देशभक्ति का भाव भी जगे, और यह जो एक भ्रम पैदा कर रखा है कि हमेशा मुगल यहाँ हावी रहे, तो उसको भी निर्मूल किया जा सके। इसी प्रकार से विमर्श में यह भी स्थापित कर दिया गया कि महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध में हार हुई, यह अनिर्णित रहा, जबकि बहुत निर्णायक रूप से महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। पहले ही आक्रमण में खुद मुगल इतिहासकार लिखते हैं कि मुगल सेना 6 कोस तक पीछे भागती चली गई, और उसके बाद में मेहतर खां ने यह घोषणा की कि बादशाह सलामत स्वयं आए हैं, तब कहीं जाकर भागती हुई मुगल सेना रुकी। उसके बाद भी हम देखते हैं, मैंने जैसे अभी कहा कि महाराणा प्रताप
मुगल सेना के बीच में जाकर जब मान सिंह के हाथी पर आक्रमण किया तो निश्चित रूप से वह भी, और उसके बाद में जिस तरह से मुगल सेना गोगुंदा के किले में जाकर 10-10 फीट गहरी खाई खोदकर और उसमें अपने आप को सुरक्षित किया और अपना रसद आदि लेने के लिए भी बाहर आने का उनमें साहस नहीं था, इसलिए वे वहाँ तक जिन घोड़ों के सवार मारे जा चुके थे उन घोड़ों को मारकर उनका मांस खाया, लेकिन वे अपना राशन आदि इकट्ठा करने बाहर आने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। और उसके बाद में जिस तरह से मान सिंह के अकबर के पास पहुंचने पर उनकी ड्योढ़ी माफ़ कर दी थी, आसफ खां और मान सिंह दोनों की, इस युद्ध में उनकी हार हुई थी। इसलिए तो यह जो पूरा विमर्श हमको बदलने के लिए भी एक प्रकार से यह आवश्यक हो जाता है कि प्रताप गौरव केंद्र के माध्यम से ये विमर्श परिवर्तन की तरफ आगे बढ़े। तो सर, एक जो वास्तविकता जो महाराणा प्रताप को लेकर जो मिथ फैले हुए हैं समाज में, तो उसको वास्तविकता को लोगों तक या युवाओं तक पहुंचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं सर? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराणा प्रताप को 4 दूतों के माध्यम से अकबर ने संधि के प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने देश की संप्रभुता के साथ कोई सौदा नहीं किया। यह उनकी पहली बात थी। दूसरा, उनमें आत्मगौरव का भाव था। जिस समय उदय सागर की पाल पर मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच शिखर वार्ता हुई, तो उस समय महाराणा प्रताप ने अपने आप को अपने साम्राज्य का अधिपति मानकर और रात्रि भोजन के समय स्वयं मान सिंह के साथ भोजन करने न बैठकर, और उन्होंने अमर सिंह को वहां भोजन के लिए भेजा कि मान सिंह प्रतिनिधित्व कर रहा है सम्राट अकबर का, तो मेरा प्रतिनिधि के नाते मैं अमर सिंह को भेजूं। तो एक प्रकार से महाराणा प्रताप ने जो राष्ट्रीय गौरव को ध्यान में रखते हुए और अपनी एक प्रकार से मेवाड़ के गौरव को ध्यान में रखते हुए हर स्थान पर महाराणा प्रताप ने अपने गौरव और मर्यादा का ध्यान रखा। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये कहता हूँ कि पूरा मेवाड़ के इतिहास में ही अगर हम देखें तो 8वीं सदी में बापा रावल के समय से लेके और अंतिम युद्ध मेवाड़ मुगल युद्ध जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय में हुआ था 1711 में बांधनवाड़ा में, उस सारे इस संघर्ष के काल में मेवाड़ ने देश की संप्रभुता और समाज को एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं देश समाज और धर्म की रक्षा में प्राणपण से मेवाड़ और मेवाड़ के सभी शासक सदैव लगे रहे। सर, आने वाले वर्षों में प्रताप गौरव केंद्र को लेकर आपकी क्या योजना और सपने हैं सर? जैसा मैंने कहा कि प्रताप गौरव केंद्र का संचालन किया जाता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की ओर से, और हमारी योजना यह है कि पूरे क्षेत्र में विभिन्न यहाँ तक कि खंड स्तर तक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की स्थानीय समितियों का गठन हो, और वहाँ पर एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के शौर्य और देशभक्ति के भावों की प्रेरणा युवाओं को सभी स्थानों पर दी जाए। इसलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की उप समितियाँ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगी, और इसके साथ ही साथ पूरे मेवाड़ के इतिहास से भी युवाओं को परिचित कराया जाएगा। जी सर। सर, जब भी स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्रनिष्ठा की बात होती है तो महाराणा प्रताप जी का नाम स्वतः ही मन में आ जाता है। तो महाराणा प्रताप जी के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रासंगिक और अधिक प्रेरित करता है? वैसे तो हम देखें तो महाराणा प्रताप ने 15 वर्ष की आयु से ही युद्ध में भाग लेना, सबसे पहले उन्होंने अपनी 15 वर्ष की आयु में 1555 में जेताना का युद्ध जीता, उसके बाद डूंगरपुर का, तो 56 का, तो 1556 में, तो एक प्रकार से 15 वर्ष की आयु से उन्होंने निरंतर अपना एक प्रकार से कह सकते हैं कि मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा के लिए वो निरंतर युद्धरत रहे। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपलब्धि परक आयाम वह था कि जब मेवाड़ में अनेक स्थानों पर मुगलों ने अपने थाने स्थापित कर दिए थे, तो उन्होंने स्वयं निर्णय लेकर दिवेर छापली में अकबर की सेना पर आक्रमण किया, और उस थाने में 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, और उसके बाद में मुगल सेना को 36 के 36 थानों से मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद में 12 वर्ष तक प्रताप के जीवन काल में अकबर को कभी साहस नहीं हुआ कि वह मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर देखे। तो एक प्रकार से मैं दिवेर युद्ध को महाराणा प्रताप के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पल मानता हूँ। जी सर। सर, जब भी कभी किसी युद्ध की बात आती है
तो हल्दीघाटी का युद्ध बहुत प्रचलित है, तो क्या हल्दीघाटी का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक युद्ध था या यह स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अडिग विचारधारा की घोषणा थी? एक प्रकार से ये हमारी भारत की संप्रभुता का संघर्ष था, क्योंकि अब देखिए, पहले शीत युद्ध के दौरान एक तरफ एक पोल अमेरिका था, तो दूसरा ध्रुव सोवियत संघ था। जी। और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में सभी देशों को यह विकल्प होता था कि वे जब चाहें तब उस महाशक्ति के साथ जुट जाते थे। एक प्रकार से ये कह सकता हूँ कि उस अकबर के काल में जहाँ एक तरफ एक ध्रुव अकबर था और दूसरे ध्रुव के रूप में महाराणा प्रताप थे, और हमेशा अकबर पर यह दबाव बना रहा कि जो देश के राजा लोग हैं वे कभी भी प्रताप के पक्ष में जा सकते हैं, और इसलिए वह उतना आतताई चाहते हुए भी नहीं बन पाया जैसा कि औरंगजेब था। उसके ऊपर यह दबाव था कि महाराणा प्रताप एक काउंटर पोल के रूप में, एक प्रतिध्रुव के रूप में है। तो इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को भी मैं यह मानता हूं कि जो काउंटर पोल के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में महाराणा प्रताप एक सम्राट के रूप में अपने आप को जिस प्रकार से उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध और उसके बाद में मेवाड़ की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा, तो यह एक प्रकार से उन राजाओं को भी निमंत्रण था कि जो राजा लोग अकबर के पक्ष में न रहकर प्रताप के पक्ष में आना चाहते थे। बल्कि मैं आपसे कहूँ कि मारवाड़ के जो राजा चंद्रसेन जी, चूंकि जब अकबर ने कूटनीति करके मोटा राजा उदय सिंह को वहाँ पर स्थापित कर दिया, तो वे भी मेवाड़ में रहे। एक प्रकार से मेवाड़ एक काउंटर पोल के रूप में हमेशा रहा है। जी सर। सर, तो महाराणा प्रताप की नेतृत्व शैली से आज के राजनेता, प्रशासक और युवा क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है महाराणा प्रताप की जीवन शैली का सबसे पहला तो उनका जो लक्ष्य था कि मेवाड़ की संप्रभुता की रक्षा। तो आज के समय में हम देखते हैं कि भारत की संप्रभुता और भारत के पराक्रम को कैसे हम बढ़ाएं, यह प्रेरणा मिलनी चाहिए। दूसरा, किस प्रकार से भारत को हम विश्व में एक अग्रणी महाशक्ति के रूप में, एक आर्थिक शक्ति के रूप में, भारत को किस प्रकार हम एक समृद्ध और महान देश के रूप में स्थापित करें। तो जैसे आज हम देखते हैं कि अकबर के सामने मेवाड़ अपना सिर नहीं झुकाया, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि आज भारत का गौरवपूर्ण मस्तक सभी क्षेत्रों में, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सभी क्षेत्रों में, समाज जीवन, हमारे सामाजिक रीति रिवाज, हमारे समाज की संस्कृति, इन सभी में मुझे लगता है कि भारतीयता के जीवन मूल्यों को स्थापित रखना। और आज हम देखते हैं जीवन मूल्यों का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। तो मुझे लगता है कि आज के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, आज के जो मानवता के मूल्य हैं, उन सब की रक्षा के लिए भी समाज को आगे आना चाहिए। जी सर। सर, आज के युवाओं के सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी हैं, तो युवाओं को महाराणा प्रताप जी के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, उस समय की परिस्थिति मध्ययुग में निरंतर युद्ध की, संघर्ष की और वह हिंसा की थी। आज के समय में मुझे लगता है युवाओं को इस बात से प्रेरणा मिलती है, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का मस्तक सदैव ऊंचा रखने के लिए प्रयत्न किया, तो आज के युवाओं को भी सभी क्षेत्रों में समाज जीवन के, चाहे आज हम वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से देखें, चाहे हम आज अपने सामाजिक रीति रिवाजों की दृष्टि से देखें, आज चाहे हम अपने जीवन मूल्यों की दृष्टि से देखें, उन सभी में युवा को संघर्षशील रहना चाहिए। अर्थात अपने मूल्यों को और अपने देश की संप्रभुता को और अस्मिता को और हमारी जो एक प्रकार से विरासत है, उसके भी सुरक्षा के लिए युवाओं को, राजनेताओं को, सभी को प्राणपण से लगा रहना चाहिए। जी सर, जब भी हम महाराणा प्रताप जी का नाम लेते हैं तो भामाशाह, हकीम खान सूर और भील समाज जैसे सहयोगी की भूमिका हमें क्या सिखाती है? देखिए, महाराणा प्रताप की सेना में सभी 36 बिरादरियों के लोग थे जी। और चूंकि हम देखें, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को, जो अकबर के पिता थे, उनको हरा दिया था। वे यहाँ से ईरान में जाके शरण लेनी पड़ी उनको। वहाँ से फिर सहायता मिलने के बाद वो वापस आ पाए। वो बहुत छोटी सत्ता थी। तो हकीम खान सूर ने एक प्रकार से उस समय का जो मुगलों का विरोधी था उसको अपने साथ में लाया। इसी प्रकार से भील, जो यहाँ भील एक प्रकार से बापा रावल के समय से और निरंतर
मेवाड़ के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज जीवन में जो लोग उपलब्ध हैं उनका उपयोग करना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको विषयांतर कर देता हूँ। जी सर। जैसे भगवान राम को जब सीता माता का पता चला कि रावण ने उनको वहाँ बंदी बना रखा है, तो भगवान राम चाहते तो वे भरत जी को संदेश भेज सकते थे कि चतुरंगिणी सेना लेकर आ जाओ, लेकिन उन्होंने वहीं पर जो उनको सुग्रीव और रीछ भालू आदि जो लोग उपलब्ध थे उन सब के माध्यम से उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया। उसी प्रकार महाराणा प्रताप ने भी जो जो उस समय थे, चाहे ग्वालियर के रामशाह तंवर थे, चाहे हकीम खां सूर थे, चाहे वे जनजाति बंधु थे, जी, तो उन जी। सभी का देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए उपयोग किया। तो सर, जब बात महाराणा प्रताप जी की चल रही है, तो महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ा ऐसा कौन सा तथ्य है जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं? लोग महाराणा प्रताप के जो शौर्यपूर्ण उनका जीवन रहा है, तो चाहे हल्दी घाटी युद्ध हो, दिवेर का युद्ध हो, उसके अलावा विभिन्न 56 के युद्ध, सभी युद्धों में उनका एक व्यक्तित्व उभर कर आता है। लेकिन महाराणा प्रताप एक प्रकार से मेवाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए संलग्न थे। जैसे उन्होंने उस समय कृषि पर एक बहुत उन्नत ग्रंथ विश्व वल्लभ की रचना करवाई। इसी प्रकार से उन्होंने जब चावंड को राजधानी बनाई, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार था कि जब राजकीय कर्मचारियों के क्वार्टर्स आज हम बनाते हैं, उसी प्रकार से चावंड में वहाँ के उस समय के सभी लोगों के आवास बनाना, वहाँ की जल व्यवस्था, तो एक प्रकार से चावंड में जो उन्होंने रचनात्मक और विकास के कार्य किए, जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना करवाई, तो ऐसे उनके बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जिन पर अनुसंधान होकर और वह एक प्रकार से मेवाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह कृत संकल्प थे। इस बात को सामने लाया जाना चाहिए। इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर की तुलना किस दृष्टि से की जानी चाहिए? देखिए, अकबर तो बाहर से विदेशी आक्रांता बाबर के वारिस था और एक प्रकार से वह एक आक्रांता ही कहलाएगा, और महाराणा प्रताप यहाँ की एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वे यहीं के रहे, यहीं पले, यहीं बढ़े, और इसके साथ ही साथ वो यहाँ के मूल निवासी थे, अनादिकाल से जो यहाँ के निवासी थे, और एक प्रकार से यहाँ की मेवाड़ की संप्रभुता, या मैं कहता हूँ कि मेवाड़ के माध्यम से संपूर्ण भारत की संप्रभुता के लिए वे संलग्न रहे थे। एक प्रकार से मेवाड़ के महाराणा सभी और महाराणा प्रताप भी मेवाड़ और देश की संप्रभुता के लिए संघर्षरत रहे, और एक प्रकार से विदेशी आक्रांता तो एक प्रकार से हमारी जमीन पर कब्जा करके यहाँ शासन करने की उनकी मंशा थी। तो इन दोनों के बीच में यह स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जी, देश के इतिहास में मेवाड़ का क्या महत्व है सर? देखिए, जिस समय अरबों के आक्रमण हो रहे थे, 712 में देवल पर, 713 में सिंध पर, अफगानिस्तान, ये सभी एक प्रकार से भारत के ही अंग रहे हैं, और धीरे धीरे जिस प्रकार से वहाँ विदेशी आक्रमण होते चले गए, तो उस समय मेवाड़ में एक परमेश्वरी राज्य की स्थापना हुई। ऋषियों ने बापा रावल को परमेश्वरी राज्य बनाकर एकलिंग नाथ के दीवान के रूप में राज्याधिष्ठित किया, और इसकी जो मेवाड़ की गद्दी वह एकलिंग नाथ की गद्दी कहलाती थी। परमेश्वरी राज्य बनाने का हेतु यह था कि एकलिंग जी के ध्वजवाहक बापा रावल से लेके उसके बाद में उत्तर मेवाड़ के सभी महाराणाओं के साथ में अनेक अवसरों पर देश के अनेक राजाओं ने साझे युद्ध किए हैं। तो इसलिए एक प्रकार से बापा रावल जो मेवाड़ के एकलिंग जी के ध्वजवाहक थे, तो उस समय जब अरबों के आक्रमण शुरू हो गए थे, तो कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड और कर्नाटक के चालुक्य राज विक्रमादित्य द्वितीय, ऐसे कई राजाओं ने मिलकर अरबों को पूर्वी ईरान तक पीछे धकेल दिया। जो अरबों ने आक्रमण करके तक्षशिला, पुष्कलवती आदि को उस जो आज पाकिस्तान में है, उनको नुकसान पहुंचाया था, तो वहाँ पर रावलपिंडी की स्थापना की। तो एक प्रकार से उस समय से लेके और देश में हम ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मेवाड़ ने 728 में बापा रावल का जो राज्यारोहण हुआ था उससे लेके और एक प्रकार से स्वाधीनता तक
जब मेवाड़ का भारत में विलय हुआ, तब तक यह जो है मेवाड़ की संप्रभुता को बनाए रखा और एक प्रकार से दक्षिण भारत और शेष पूर्वी भारत में भी विदेशी आक्रांताओं को आगे बढ़ने से बहुत बड़ी मात्रा में रोके रखा। जी सर, यदि किसी युवा को मेवाड़ के इतिहास को समझना हो, वह किन 3 घटनाओं या व्यक्तियों से शुरुआत करें? देखिए, सबसे पहले समझना है तो मेवाड़ के इतिहास को समझना है तो 8वीं सदी में बापा रावल ने यहाँ परमेश्वर राज्य के अधीन जो अरबों के आक्रमणों को विफल किया, लगभग 250 वर्षों तक पश्चिम से अरबों के आक्रमण उसके बाद नहीं हुए। इसके साथ ही मैं आपको एक और घटना को बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ विजय किया और उसके बाद दक्षिण तक उसका प्रसार हुआ, उस समय जब पूरे देश भर में विदेशी आक्रांताओं की भरमार थी, उस समय सिसोदा से निकलकर हम्मीर ने चित्तौड़ को मुक्त कराया। उसके बाद धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य और देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय साम्राज्य, शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज। तो कहने का मतलब है कि यह सारे प्रसंग जो प्रारंभ हुए, उसमें सबसे पहले एक प्रकार से विदेशी आक्रांताओं से चित्तौड़ को मुक्त करके हम्मीर ने बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह की। अगर हम उसके पहले भी देखें तो आज 2026 है, 2027 में उस घटना को एक प्रकार से 800 वर्ष हो जाएंगे। 1227 में अल्तमश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था, जिसका शासन लाहौर से बंगाल तक हो गया था, उसको यहाँ भूताला के युद्ध में परास्त किया। तो एक प्रकार से रावल जैत्र सिंह ने जो 1227 में सुल्तान अल्तमश को और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद नसीरुद्दीन को परास्त किया। 2 सुल्तानों को रावल जैत्र सिंह ने परास्त किया। उसी प्रकार से मैं सोचता हूँ कुंभा के समय में मेवाड़ का क्षेत्रफल सर्वाधिक था। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी थी। तो और प्रताप का हम बात कर ही चुके हैं। एक प्रकार से बापा रावल से लेके और उसके बाद में चाहे रावल खुमान ले लें, चाहे हम रावल जैत्र सिंह ले लें, चाहे हम हमीर को ले लें, और उसके बाद जैसे हम चाहें सांगा को ले लें, चाहे हम उसके बाद में महाराणा प्रताप हैं, कुंभा हैं, उसके पहले कुंभा भी रहे। उसके साथ ही साथ अंतिम जो मेवाड़ मुगल युद्ध जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय में हुआ था, उस समय एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि रणबाज खां ने जब आक्रमण मेवाड़ पर किया तो उसने जयपुर और मारवाड़ को भी आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने कह दिया क्योंकि महाराणा अमर सिंह द्वितीय के काल में उन्होंने जयपुर और मारवाड़ दोनों से संधि कर ली थी कि मुगल जब भी हम पर आक्रमण करेंगे आप उनके साथ नहीं आओगे। तो उस समय उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बांधनवाड़ा के युद्ध में रणबाज खां की सेना हारी और वो वहाँ से अपना सारा माल असबाब छोड़कर गए। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि मेवाड़ का इतिहास जो 728 से लेके और एक प्रकार से भारत के स्वाधीनता तक देश की संप्रभुता को हमने अक्षुण्ण रखा है। जी सर, आज के युवाओं को मेवाड़ के इतिहास से कौन कौन से जीवन मूल्य और प्रेरणाएं सीखनी चाहिए? सबसे पहला तो है देश की एकता अखंडता की प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरा जीवन मूल्यों की, उदाहरण के लिए जब रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया था युवराज अमर सिंह ने, तो महाराणा प्रताप ने उस परिवार को ससम्मान भेजा। वे चाहते तो ब्लैकमेल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसी के कारण रहीम एक प्रकार से विरक्ति पैदा हो गई। तो कहने का मतलब है कि चरित्र की बात भी है। तो जहाँ चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र समरसता, हल्दीघाटी के युद्ध में सभी जाति के लोगों ने युद्ध किया है। तो एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि देश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी संसाधनों को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ना, और जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने आजन्म अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया लेकिन उसके साथ संधि नहीं की, तो आज के समय में युवाओं को इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता है, इन सभी जीवन मूल्यों के साथ कभी हम समझौता न करें और सभी क्षेत्रों में
अपने सिर को हमेशा गर्व से ऊपर रखें, लेकिन साथ ही साथ देश और समाज को सर्वोपरि महत्व दें। जी सर, आपके अनुसार एक सफल जीवन और एक सार्थक जीवन में क्या फर्क है? देखिए, सफल जीवन तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए होता है। एक अच्छी नौकरी हो गई, अच्छा बिजनेस हो गया। सार्थक जीवन वह है जो देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो, अर्थात मेरा जीवन का एक प्रकार से योगदान इस देश को अधिक से अधिक महिमावान, अधिक से अधिक समृद्ध और अधिक से अधिक महान राष्ट्र बनाने के लिए मेरा उसमें जितना योगदान है, हमारे समाज जीवन में जो मूल्य हैं, जो हमारी एक प्रकार से सामाजिक विरासत है, जो हमारी सामाजिक मर्यादाएं हैं, उन सभी के संरक्षण के लिए अगर हमारा योगदान रहता है। समाज में बड़ी संख्या में लोग आज अभावग्रस्त हैं। ऐसे अभावग्रस्त लोगों के अभावों को दूर करने के लिए यदि हम काम करते हैं, तो जैसे हम देखते हैं स्वयंसेवक भी सेवा भारती के माध्यम से, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऐसे सेवा के काम करते हैं। तो सार्थक जीवन वह है जिससे कि देश को हम विकसित देशों की अग्रपंक्ति में स्थापित करें, और इसके साथ ही साथ देश के जो 147 करोड़ लोग हैं उन सभी के अभाव दूर करके और उन सबको हम आगे बढ़ने में मदद करें। यही सार्थक जीवन है। जी सर, आपका जो शेड्यूल रहता है वो बहुत व्यस्ततम रहता है, और उस व्यस्ततम समय में आपने हमें अपना कीमती समय दिया सर, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आभार अपने महाराणा प्रताप और मेवाड़ को जिस प्रकार से आज युवा में प्रेरणा का एक स्रोत बनाने के लिए जो ये प्रयत्न किया है, तो मैं आपका आभारी हूँ। आपका आभार, धन्यवाद।